सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में मची खींचतान की, वोट चोरी को लेकर प्रशांत किशोर के आरोपों की, देखेंगे एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का क्या है प्लान, एसआईआर को लेकर विपक्ष के दबाव में आए चुनाव आयोग को, जानेंगे ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की किसने की बात, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिले जगदीप धनखड़, शपथ ग्रहण के बाद पहली बार हुई औपचारिक मुलाकात। 21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिया था इस्तीफा। स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड होने का लगा आरोप, समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर कसा तंज, कार्रवाई की उठाई मांग। दिल्ली में 2 सीआरपीएफ स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, साकेत और रोहिणी कोर्ट में भी अलर्ट जारी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, 277 अंकों की गिरावट के साथ 84,673 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 103 अंकों की गिरावट के साथ 25,910 पर बंद हुआ पीछे पड़ गया। ये तो थे सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में सरकार बनने से पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। सीएम पद को लेकर बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है, तो जेडीयू की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। सीएम पद से तो कोई समझौता नहीं होगा, बल्कि पिछली बार जो महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी के पास चले गए थे, उन्हें भी जेडीयू छीनने की तैयारी में है। इसके साथ एक और कुर्सी पर जेडीयू अड़ गई है, जिसके बाद अब अमित शाह को दिल्ली से पटना भागना पड़ा है। तो क्या शपथ से पहले ही टूट जाएगा एनडीए? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एक बार फिर बीजेपी, जेडीयू और एनडीए तीनों की ही विधायक दल की बैठक टल गई। पहले ये बैठक 17 को बुलाई गई थी, बाद में इसे 18 नवंबर को कर दिया गया और अब ये बैठक 19 नवंबर को हो रही है। एनडीए को चुनाव में जबरदस्त बहुमत मिला है, 243 में से 202 सीटें एनडीए ने जीती हैं। फिर भी सरकार बनाने में पसीने छूट रहे हैं। विधानसभा स्पीकर पद को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू को ये डर लग रहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों में सेंधमारी कर सकती है, जिसके सहारे वो नीतीश से सीएम पद भी छीन सकती है। बीजेपी के ऐसे किसी भी प्लान को फेल करने के लिए जेडीयू विधानसभा स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। नीतीश इस बार बीजेपी को 2 डिप्टी सीएम पद भी देने को तैयार नहीं है। वो 2020 से पहले वाले फॉर्मूले पर सरकार बनाना चाहते हैं, जिसमें एक ही डिप्टी सीएम बनता रहा है और विधानसभा स्पीकर का पद जेडीयू के पास रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव के चलते ही विधायक दल की बैठक भी लगातार टल रही है और नीतीश कुमार को कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर चिंता दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अचानक ही पटना जाने का कार्यक्रम तय हो गया है। सीएम आवास में वो नीतीश कुमार से बैठक करेंगे, ये तय माना जा रहा है। इस बैठक के बाद ही बिहार में नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि बीजेपी साथ दे या ना दे, जेडीयू ने साफ कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। वैसे खबर ये भी आ रही है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम टल भी सकता है। जेडीयू बीजेपी की टेंशन बढ़ाता नजर आ रहा है, तो मुश्किलें प्रशांत किशोर ने भी खड़ी कर दी है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर वोट चोरी समेत कई आरोप लगाए, जिससे बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर बुरी तरह से घिर गए हैं। तो क्या आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को और बल मिल गया है और अब जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी नतीजों में धांधली की बात कह रहे हैं। नतीजों के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और इस चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस चुनाव में धांधली के लिए पूरे सरकार तंत्र का इस्तेमाल किया गया। प्रशांत किशोर ने कहा, यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है, तो पूरे आचार वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया, ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है।
उन्होंने सभी पार्टियों को मिले वोट शेयर पर भी सवाल उठाए। जयसुराज प्रमुख ने आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जिस पार्टी का नाम लोग मधुबनी में नहीं जानते, उसका सिंबल घर घर पहुंच गया, उससे 1 लाख वोट मिलते हैं। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के अपने बयान को लेकर कहा कि मैं आज भी इस बात पर अड़िग हूं कि अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट नहीं खरीदे होते, 10-10 हजार रुपए नहीं बांटे होते, तो उनकी 25 से ज्यादा सीटें नहीं आती। वो बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को डंके की चोट पर कहा। उन्होंने एनडीए को सीधी चुनौती दे दी। साथ ही विपक्ष से भी अपील की कि वोट चोरी के खिलाफ वो अपने अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, जिसके बाद एनडीए चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है तो एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। पार्टी नेतृत्व ने उन सभी 12 राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक की जिनमें चुनाव आयोग दूसरे फेज में एसआईआर करवा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की। तो क्या एसआईआर के खिलाफ छिड़ने वाला है बड़ा आंदोलन? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर करा रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष को पूरा भरोसा हो गया है कि ये प्रक्रिया वोट चोरी के लिए ही लाई गई है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन सभी 12 राज्यों के प्रभारी शामिल हुए जिनमें दूसरे फेज में एसआईआर कराया जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा कम हो रहा है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है। निर्वाचन आयोग को यह साबित करना होगा कि वो बीजेपी के साए में काम नहीं कर रहा। उसे भारत की जनता के प्रति अपनी संवैधानिक शपथ और निष्ठा याद है, किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति नहीं। हमारा मानना है कि बीजेपी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने की कोशिश कर रही है और अगर आयोग ने इसे नजरअंदाज किया तो इसमें उसकी भी संलिप्तता मानी जाएगी। यानी खड़गे ने चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करने की चुनौती दे दी है। यही नहीं, एसआईआर के खिलाफ पार्टी एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसके नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर वोटर का अधिकार छीना जाएगा तो हम सब आवाज उठाएंगे और ये हमारा कर्तव्य है। इससे साफ है कि पार्टी अब आर पार के मूड में है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने जा रही है। इसका असर भी दिखाई देने लगा है। चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में आ गया है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने एसआईआर पर बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। बिहार में हुए एसआईआर पर चुनाव आयोग पहले ही घिरा हुआ था कि इस बीच इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू कर चुनाव आयोग ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है, साथ ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खुल रहा है। वहीं अब विपक्ष के दबाव में आके चुनाव आयोग ने एसआईआर पर बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान फर्जी या मृत मतदाताओं को शामिल होने से रोकने के लिए चुनाव आयोग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके जरिए मतदाता डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों चेहरों की पहचान करके एआई सिस्टम एक ही व्यक्ति के कई स्थान पर वोट होने की पहचान करेगा। जानकारी के अनुसार प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की बढ़ती शिकायतों के कारण एआई की मदद ली जा रही है। ये टेक्नोलॉजी उन मामलों का पता लगाएगी जहां एक ही मतदाता की फोटो मतदाता सूची में अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। दूसरे चरण की प्रक्रिया में वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जहां अगले साल चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भी दूसरे चरण के तहत एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई, जिसमें चुनाव आयोग ने एआई के इस्तेमाल का फैसला लिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि आयोग विपक्ष के दबाव में आ चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एक नाम और फोटो से कई वोट डाले जा रहे हैं। सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं। वहीं अब चुनाव आयोग के इस फैसले पर जानकारों का कहना है कि आयोग ने विपक्ष के दबाव में ये फैसला लिया है। साथ ही आयोग को ये डर भी है कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में कोई
कोई गड़बड़ी मिली तो विपक्ष चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अभी तक तो विपक्ष ने ही मोर्चा खोला हुआ था और अब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर काले बादल मंडराने लगे हैं। तो क्या कहा प्रशांत भूषण ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजे लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्ष एनडीए पर चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोप बार बार लगा रहा है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब इन मुश्किलों को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने और बढ़ा दिया है। दरअसल भूषण ने अनुमान जताया कि भारत में भी चुनावी धांधली को अंजाम देने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि भूषण ने ये बात बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर कही है। दरअसल इस साल जून में बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त KM नुरुल हुदा को चुनावों में हेराफेरी के आरोप में ढाका में गिरफ्तार किया गया था और इसी से जुड़ी एक वेबसाइट की खबर को शेयर करते हुए भूषण ने भारत में भी ऐसा ही होने का अंदेशा जताया है। उन्होंने लिखा कि एक दिन भारत में भी ऐसा ही होगा। बता दें कि भारत में भी विपक्ष चुनावी धांधली के आरोप लगातार लगा रहा है और बिहार चुनावों में तो पूरी तरह वोट चोरी की बात कही जा रही है। इस बीच प्रशांत भूषण के इस ट्वीट ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष पहले से ही बीजेपी पर वोट घोटाले के आरोप लगा रहा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो इन धांधली के सबूत भी पेश कर दिए, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। है कि क्या चुनाव आयुक्त तो जेल जाएंगे, तो सवाल उमर खालिद की जेल से रिहाई को लेकर भी बने हुए हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जुल इमाम समेत 6 लोगों ने कोर्ट से जमानत की अपील की है। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दिल्ली हिंसा के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार भी कोर्ट किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। पिछले 5 साल से उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य आरोपी जेल में बंद हैं। उन पर 2020 के CAA प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस इन आरोपों को साबित नहीं कर पाई, जिस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अभियोजन पक्ष पर ही आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि मुकदमे में देरी अभियुक्तों की वजह से हो रही है, वे सहयोग नहीं कर रहे। आरोप तय करने का विरोध करते हुए हर अभियुक्त ने 4 से 5 दिन तक बहस की। वहीं इस बार सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपने सह आरोपियों को मिली जमानत का जिक्र करते हुए अपने लिए समानता की मांग की, जिस पर दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 6 आरोपी व्यक्ति 3 अन्य सह आरोपियों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते, जिन्हें पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी और जिसकी पुष्टि शीर्ष अदालत ने की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि सह आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के जमानत आदेश को मिसाल नहीं माना जा सकता। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि आरोपियों की तरफ से देश को बांटने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक पुलिस इसके सबूत पेश नहीं कर पाई है। हालांकि इस बार उनका कहना है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट को रिकवर कर लिया है, जिसमें ऐसी कई बातें कही गई है। बहरहाल इंतजार सबको उन सबूतों का है जिनसे ये साफ हो सके कि आखिर पिछले 5 साल से ये आरोपी सलाखों के पीछे क्यों है। मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति की भी हो रही है। महायुति में शामिल बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच तनाव बना हुआ है और वो समय समय पर सामने आता रहता है। और अब तो सीएम फडणवीस की कैबिनेट बैठक से शिंदे के मंत्रियों ने किनारा कर लिया, जिसके बाद से बीजेपी और शिवसेना में अनबन की चर्चा तेज हो गई। तो क्या शिंदे और बीजेपी में बढ़ गई है दूरी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मन मुताबिक जीत के बाद में एनडीए बस अपना सीएम का फेस यानी कि सीएम का नाम घोषित करना ही वाला है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की बात है, अभी नीतीश कुमार की तरफ से पिक्चर बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो अपना सीएम पद के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपने पास ही रखें, क्योंकि दूध से जले हुए बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा है, इसलिए वो छाछ को फूंक फूंक कर पीना चाहेंगे।